हेलो दोस्तों, आप सभी का जीनियस परिवार में स्वागत है। आशा होगी कि आप सभी अच्छे होंगे और मौज मस्ती में बढ़िया दिन बीत रहा होगा आप सभी का। हमने आपको पहले बता दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने एक वीडियो अपनी अपलोड की है और मैं दूसरा पार्ट जो बनाया था वो किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया है, जो कि हो जाएगा। आज हम पार्ट तीसरा बताएंगे, जो है क्रांतियों का युग। जो है क्रांतियों का युग जुलाई 1830 से चला था और 1848 ईस्वी तक चला था। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि 1830 ईस्वी, जुलाई 1830 में क्या हुआ था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। तो सबसे पहले हम जुलाई 1830 की क्रांति में क्यों हुई और क्या किस लिए हुई थी। तो देखिए 1830 की क्रांति, उससे पहले 1830 की क्रांति से पहले एक राजा थे जो चार्ल्स दशम थे। कौन राजा थे? चार्ल्स दशम। ये क्या थे? एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी राजा थे। क्या था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी राजा। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है निरंकुश का मतलब क्या होता है और प्रतिक्रिया। निरंकुश का मतलब है, एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, वो राजा जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, कोई भी अंकुश ना लगाया सके, वो अपनी मनमानी करे, जो भी मन हो उसका, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे पीट दे, कोई का कुछ भी ना करे, उसी को कहते हैं निरंकुश राजा। किसी पर कोई मतलब नहीं, कोई दबाव नहीं, इसी तरह। और प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी का मतलब यह होता है, प्रतिक्रियावादी इसका मतलब यह होता है कि वो सिर्फ अपनी ही सोचता था, दूसरों को कभी उठने ही नहीं देता था, इतना वो प्रतिक्रियावादी, इन्हीं को कहते हैं प्रतिक्रियावादी। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय भावनाओं का उदय इस हेडिंग में, और दूसरा हम पढ़ेंगे 1848 में जो उदारवादियों ने क्रांति की थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो था तीसरी हेडिंग, भूख कठिनाई और जन विद्रोह, भूख कठिनाई और जन विद्रोह, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति, तो जो चार्ल्स दशम एक निरंकुश राजा था, तो जब इसी के राज्य में 1830 की क्रांति हुई थी। तो देखिए, तो इसने क्या क्या किया था। सबसे पहले इसने क्या किया था, इसने क्या क्या किया था। जो फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना उभर रही थी उसको इसने क्या किया, इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाना चाहा। जो ये चार्ल्स दशम राजा था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी राजा था। तो इसने क्या किया था, जो उदारवादी लोग थे, जो उभर रहे थे उदारवादी, तो इसने क्या किया, फ्रांस में जो उभर रहे राष्ट्रवादी और उदारवादी तथा जनतांत्रिक भावनाओं को क्या किया, इसने दबाना चाहा। इसने सोचा अगर ये जनतांत्रिक अगर ये उभर गए तो ये जो राजतंत्र इसको खत्म कर देंगे और लोकतंत्र ला देंगे, इसीलिए इसने क्या किया, इनको दबाना चाहा। अगर कोई भी गरीब होता है, अगर उसके यहाँ कुछ होता है, तो जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं उसे दबा देते हैं कि ये कुछ करने ना पाए। तो वैसे ये भी था। और जो जलने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई तरक्की पर जाता है तो उसके साथ कहते हैं ये कैसे तरक्की पे जा रहा है, इसको नीचे गिराओ, वो जलने वाले लोग होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं क्या, प्रतिक्रियावादी कहते हैं, उन्हीं को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। और जो दूसरा था, चार्ल्स दशम ने क्या किया था, संवैधानिक लोकतंत्र की जो राह पे गतिरोध थे, जो राह पर चलने वाले संवैधानिक राह पर चलने थे, क्या किया, रोड़ा बन गया। ये गतिरोध उत्पन्न करने लगा कि हम इनको नहीं उगने देंगे। तो दूसरा ये है संवैधानिक लोकतंत्र की राह में, संवैधानिक
संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न कर देता था। क्या कर देता था? गतिरोध, यानी ये रोक देता था, गतिरोध उत्पन्न कर देता था, उत्पन्न कर देता था, गतिरोध उत्पन्न कर देता था। क्योंकि जो 4 दशम था ये संवैधानिक और लोकतंत्र की राह पे जो गतिरोध उत्पन्न कर देता था, यहाँ पर गतिरोध उत्पन्न तो करता था, लेकिन फ्रांस में जो था उच्च दल और जो उच्च दल और निम्न दल होते हैं, ये थे जनता के लिए अच्छा करने के लिए, देश के लिए अच्छा सोचने के लिए, पर ये क्या करता था? गतिरोध उत्पन्न कर देता था, कोई काम होता ही नहीं था इनका, सब कुछ खराब कर देता था ये जाकर। और फिर इसने एक और गलती की, वो गलती जो थी इसकी क्या किया? इसने एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अपने देश में जनता को संभालने के लिए। इसने एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, इसका नाम था पेलिग्नेक। पेलिग्नेक जो था ये इसका बाप था, ये इसका बाप था, घोर प्रतिक्रियावादी था, इससे भी बड़ा घोर प्रतिक्रियावादी था, ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद इसने क्या किया? इसको नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने किया? 4 दशम ने नियुक्त किया। 4 दशम ने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था? पोलिग्नेक। नाम जाने रहिएगा, जो नाम इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इस पर क्वेश्चन ऐसे उठाया जाता है कि क्रांतियों का युग जो 1830 में हुआ था, इसका वर्णन कीजिए। अगर आप पढ़े रहेंगे इसको तो आप इसको वर्णन कर सकते हैं। मैंने तो आपको जो हेडिंग बाई हेडिंग बताया, आप इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, पूरे सेंटेंस को मिला के आप लिख सकते हैं, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पोलिग्नेक को जब इसने लाके अपने प्रधानमंत्री बना दिया, तो पोलिग्नेक ने क्या किया जानते हो? पोलिग्नेक ने यह किया कि जो फ्रांस में समान अधिकार संहिता को इसने समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? समान अधिकार संहिता को समाप्त कर दिया। तो अभी आगे देखेंगे, पहले इसको अगर आप इतना समझ गए हो तो आप इसको लिख सकते हैं। और हाँ, आप फेयर नोट जरूर बनाते चलिए, क्योंकि फेयर नोट आप इसी से बना सकते हैं। आपको हमें क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्रांति याद रहेगी कि 1830 की क्रांति, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि 1830 की क्रांति में हुआ क्या था। आप तुरंत ही क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए आप तिथियां याद कर लीजिए, क्योंकि तिथियां जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम आगे देखेंगे। जो ये पोलिग्नेक राजा था, इसने जो लुई 18वां जो था एक अच्छा राजा था। उसने जो था नागरिक संहिता लागू की थी पोलिग्नेक, लेकिन क्या पोलिग्नेक ने क्या किया? उसको लुई 18वां की जो नागरिक संहिता थी उसको क्या किया? इसने हटा दिया। तो देखिए अब आ जाते हैं तो पोलिग्नेक। अब पोलिग्नेक ने क्या किया, इनके बारे में देखेंगे। अभी तक हम देख रहे थे 4 दशम के बारे में, 4 दशम ने किया। आप देखिए 4 दशम जब प्रधानमंत्री बना तो इसने क्या किया, अब हम इसके बारे में देखेंगे। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब देखिए, जब इसने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया तो इसके जगह इसने किया क्या? कुछ तो रखना। अगर कोई चीज हटाते हो तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो आप रखते हो। तो इसने क्या किया? इसने जो नागरिकता के स्थान पर रखा, क्या रखा देखो अभी। नागरिक के स्थान पर यहाँ पर इसने
क्या रखा हम ये आगे देखेंगे। किसने रखा, इसके स्थान में इसने अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। नागरिक के स्थान पे क्या कर दिया, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का मतलब यही है कि आपको डिफरेंट लगता होगा कि अभिजात वर्ग। अब अभिजात वर्ग जो हमसे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जैसे गरीब होते हैं, गरीब को निम्न वर्ग के लोग कहते हैं। तो इनसे जो ऊपर जो अमीर होते हैं, जो जिसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, क्योंकि आजकल अमीर सारा पैसे का ही खेल है। पैसे से ही लोग अमीर होता है और पैसे से ही लोग गरीब होता है। सारा खेल, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो। इसने क्या किया, इसने ये किया, इसके स्थान पर अभिजात वर्ग, इसके स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया, लागू कर दिया, स्थापना कर दिया। तो अब जब इसने इसकी स्थापना कर दी तो जो लोग निम्न लोग के थे इनको कुछ पद दे दिए कि जिसमें अच्छा वेतन मिलता था, सब कुछ अच्छा मिलता था, तो इनको उसमें दे दिया। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको नीचे कर दिया। अगर कोई आपको ही, आपके बड़े भाई को कोई, अगर मान लो आप 2 भाई हो, आपके बड़े भाई को आपके पापा 10,000 रुपये देते हैं खर्चे के लिए, और आपको क्या देते हैं, आपको 500 रुपये देते हैं, तो आप क्या करोगे, आप विरोध करोगे ना उनका। तो वैसे ही यहीं से विरोध शुरू होता है। जब इसने अभिजात वर्गों को बड़े बड़े पद दे दिए और छोटे लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का जो वेतन था उसका पद दिया, तो ये लोग तो भाई गुस्से में हो गए कि ये इनको तो बड़े बड़े पद दे रहे हैं, हमें छोटे छोटे पद दे रहे हैं, तो हम काम नहीं करेंगे। तो अब देखिए, इसके कारण प्रतिनिधि सभा और उदारवादियों, इसके कारण प्रतिनिधि सभा और उदारवादियों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो देखिए, इसके कारण प्रतिनिधि और उदारवादियों ने विरोध कर दिया। क्या कर दिया, उदारवादियों ने विरोध कर दिया। अब भाई जब इन लोगों ने विरोध कर दिया तो अब चार्ल्स दशम ने सोचा तो ये भाई विरोध कर रहे हैं, तो अब चार्ल्स दशम ने क्या किया, देखिए चार्ल्स दशम ने ये किया, चार्ल्स दशम ने विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 को, कितने को, 25 जुलाई 1830 को इसने एक कानून बना दिया, अध्यादेश मतलब एक कानून बना दिया। इसने ये कानून बनाया कि जो जनता थी फ्रांस की, ये इसे कुछ भी ना कह पाए, मतलब ना तो इसके ऊपर कोई, जैसे अपने यहाँ कोई भी अगर इस समय किसी को मार दे तो तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लेते हैं जाके पुलिस थाने में, लेकिन वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने क्या कर दिए, अध्यादेश पारित कर दिए। किसने किए, चार्ल्स दशम ने क्या किए, अध्यादेश पारित कर दिए। चार्ल्स दशम ने क्या किया, अध्यादेश पारित कर दिए। और देख लेते हैं एक बार, चार्ल्स ने जब अध्यादेश पारित कर दिए, इन्हें कितने अध्यादेश पारित किए, 4 अध्यादेश पारित किए। अध्यादेश के विरोध में जब पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, क्या, जब इसने अध्यादेश पारित कर दिए और हम इसको कुछ कर नहीं सकते, तो क्या किया, लोग भड़क गए और लोग ने क्या किया, क्रांति की लहर दौड़ गई पूरे पेरिस में। और जो ये जो पेरिस है, पेरिस क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी, पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी आप जान रही है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी। और जब इन्होंने फ्रांस में 28 जुलाई 1830 में फ्रांस में क्या छिड़ गए, देखिए, तो क्या हुआ, जब विद्रोह हुआ
18 जुलाई 1830 में क्या हुआ? फ्रांस में जन विद्रोह हो गया। फ्रांस में जन विद्रोह हो गया। तो जब 18 जुलाई में फ्रांस में जन विद्रोह हुआ, अब अगर कोई काम होता है तो काम होने के बाद उसका क्या परिणाम भी तो निकलता है। आप पूरा साल पढ़ के मेहनत करते हो तो साल के लास्ट में आपकी परीक्षा होती है, तो आपका परीक्षा का परिणाम भी तो आता है। अगर कोई भी काम आप करोगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, बिना परिणाम के कुछ भी नहीं होता। तो देखिए अब जब 18 जुलाई 1830 की ईस्वी हुई, जिसके परिणाम क्या निकले, अब आगे हम परिणाम देखेंगे। तो जो चार्ल्स दशम था फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। ये जो चार्ल्स दशम थे ये कहाँ छोड़ गया? ये देखिए, ये फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस छोड़ कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि भाई जनता आक्रोश में थी। अगर इनको कहा, अगर हम इनको पा गए ना तो इनको फिर क्या लुई सुलावा की तरह इनको भी फांसी पर चढ़ा देंगे। इसीलिए क्या बचने के लिए इंग्लैंड भाग गया। अब हम देखेंगे, अभी एक ईस्वी और बच रही है। अब हम देखेंगे कि 1848 की क्रांति में क्या हुआ था। हमने 1830 के बारे में जान लिया। अब आपको अगर डेट याद रहेगी तो आप 1830 की क्रांति के बारे में पूरा लिख सकते हैं कि चार्ल्स ने क्या नियम लगाए थे, चार्ल्स दशम ने। और जो चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री पोलिग्नेट को बिठाया था, उसने क्या किया था? वो तो महामूर्ख था, इसका बाप था, उसने किसी को उठने ही नहीं दे रहा था। तो अब देखेंगे कि अब इसका परिणाम क्या निकल के आता है। परिणाम हमने परिणाम देख लिया। अब 1848 की क्रांति हम देखेंगे कि अब भैया जब 1830 की क्रांति खत्म हो गई तो फिर 1848 में क्रांति क्यों हुई? अगर एक बार कोई लड़ाई बंद हो जाती है तो जब फिर से शुरू होती है तो उसका कोई कारण होता है, तभी शुरू होती है, नहीं तो फिर उसको शुरू होने का कोई कारण ही नहीं होता। तो देखिए 1848 की क्रांति देखेंगे हम। 1848 की क्रांति, 1848 की क्रांति। अब 1848 में लुई फिलिप्स एक राजा थे। लुई फिलिप्स जब 1830 में जब चार दशम छोड़ के भाग गया तो राजगद्दी पे कौन बैठा? लुई फिलिप्स। और जो लुई फिलिप्स था एक उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक का परंतु यह महत्वाकांक्षी था। ये तो चाहता था लुई फिलिप्स। देख लीजिए एक बार, पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। लुई फिलिप एक उदारवादी राजा था। लुई फिलिप एक उदारवादी क्या था? राजा था। लेकिन अगर बीच में लेकिन आ जाए तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह महत्वाकांक्षी था। ये महत्वाकांक्षी शासक था, यानी राजा था, शासक। ठीक, ये महत्वाकांक्षी था। अब आप कहोगे ये महत्वाकांक्षी क्या होता है? अब हम इसका मतलब आपको बता दें। महत्वाकांक्षी मतलब ये सोचता तो था लुई फिलिप्स कि मेरे देश का, मेरे मतलब फ्रांस का विकास हो, अच्छे कार्य हो, फ्रांस अन्य देशों में भी जाना जाए। लेकिन महत्वाकांक्षी था। ये महत्वाकांक्षी मतलब ये हमेशा अपने बारे में सोचता था, अपने परिवार के बारे में सोचता था, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता कि हम कितना अमीर हो जाएं। दूसरों के बारे में ये नहीं सोचता कि वो अच्छा काम करे, अच्छे पद पर जाए। हमेशा ये दूसरों से क्या करता था? जलता रहता था। तो जब ये हमेशा दूसरों से जलता रहता था तो इसके जो विरोधी थे वो खुश थे नहीं। इसने विरोधियों को खुश करने के लिए, देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जब इसने ये माता जब इसके जो विरोधी थे, जो जैसे ये भाई अमीर है, अगर कोई जैसे प्रधान बन गया, कोई प्रधान अपने गांव में बन गया, जब प्रधान बनता है तो भाई जो उसके साथी रहते हैं, जो उसके रिश्तेदार हो, तो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उससे जलते रहते हैं। ये कारण क्या है? उससे गुस्सा होने का कारण।
वो उसके बारे में सोचता नहीं, अपनी जनता के बारे में नहीं सोचता। जितनी भी सरकार द्वारा लोगों को लोगों को जो योजनाएं मुहैया कराई जाती है, वो प्रधान ही सब खा जाता है उसके पैसे ही। तो जनता तो भाई ना खुश होगी ही। तो इसने जनता को खुश करने के लिए कि मैं अगली बारी फिर जीतूं, क्योंकि इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था। जैसे किसी प्रधान का कार्यकाल खत्म हो जाए और उसको प्रधानी में खड़े होने का फिर से मौका मिले, लेकिन वो क्या करेगा? कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जनता तो मुझे वोट देगी नहीं। तो क्या करेगा? जो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं ना, उसी के बीच में एक जो कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसी को खड़ा कर देगा। तो जो उसके साथ के लोग रहते हैं ना, वो खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमारे जाति का, हमारे वर्ग का कोई खड़ा है, हम इसे वोट देंगे। लेकिन उनको क्या पता कि फायदा तो ये दूसरा उठाएगा जिसने इसको खड़ा किया है। यही होता है ना वोटों में, जब इलेक्शन पड़ता है तो इसीलिए तो इसने क्या, विरोधियों को खुश करने के लिए किया है। विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति, विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति, क्या मध्यम वर्गीय और क्या स्वर्णिम नीति, मध्यम वर्गीय स्वर्णिम नीति का अवलंबन किया। नीति का अवलंबन करते हुए, क्या नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में अवलंबन करते हुए सन, और इस सन को याद रखिएगा, सन 1840 ईस्वी। ठीक, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आप जान लो, आपको ये डेट याद रहेगी तो आप जान जाओगे 1840 में क्या हुआ था। इसलिए 1840 में एक जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री गीजो, क्या गीजो, प्रधानमंत्री गीजो, उसको अंडरलाइन कर देते हैं, आपको दिखेगा बढ़िया से, गीजो। इसने गीजो को नियुक्त कर दिया, कौन? नीची जाति वालों से। लेकिन गीजो जो था ये प्रधानमंत्री, ये भी प्रतिक्रियावादी था। ये संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के लिए नहीं सोचता था, ये भी अपना ही सोचता था कि मैं कैसे सुधर जाऊं, सब जाए भाड़ में। ये भी ऐसा ही था। तो क्या लुई फिलिप्स ने और एक कार्य कर दिया। अब ये देखिए, लुई फिलिप्स ने और एक कार्य कर दिया। जब ये गलती करता जाएगा तो फिर देखिए, अब एक बार और लुई फिलिप्स ने कार्य कर दिया। क्या कर दिया इसने? जो था लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग को साथ में ले लिया। लुई ने पूंजीपति मतलब आप समझ गए होंगे, जो जिनके पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं, पैसा, पूंजीपति को साथ में ले लिया, साथ में मिला लिया। पूंजीपतियों को जब इसने साथ में मिला लिया, साथ में जब इसने पूंजीपतियों को मिला लिया, तो इसने फिर क्या किया? जब पूंजीपतियों को इसने साथ में मिला लिया, तो जो लुई फिलिप्स का कार्य, जब इसने मिला लिया तो लुई फिलिप्स ने पूंजीपतियों को मिलाने के बाद जनता फिर भड़क गई। अब इसने कहा, जब इसने हमें चुना तो इसने पूंजीपतियों को मिला, पूंजीपतियों की चीज देखकर जनता भड़क गई। इसने पूंजीपतियों को फिर बड़े बड़े पद दे दिए, और जो कर्ज होता है, जो कर्ज को वसूलने का इनको आज्ञा दे दिया। ये लोगों से बहुत ज्यादा कर्ज जो थे उसको लेने लगे। जब इतने ज्यादा कर्ज लेने लगे तो फिर यहाँ का विद्रोह कर गया। तो 1848 का विद्रोह हुआ। और फिर लुई के जो कार्यकाल में हुआ था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसी को बता देंगे, फिर इसके बाद हम अपने वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि
वीडियो ज़्यादा देर का हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील करने लगोगे। आप जितना ही ज़्यादा डेट और हेडिंग याद करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको डेट और हेडिंग पता रहेगी तो आप लिख सकते हो। अब देख लेंगे एक हेडिंग बची हुई है कि लुई फिलिप्स का कार्यकाल में क्या हुआ था। लुई फिलिप का कार्यकाल। अब आप लुई फिलिप का कार्यकाल के बारे में जान लीजिए। लुई फिलिप का जो कार्यकाल था, इसके कार्यकाल में क्या भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ गई। जब भूखमरी बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग तो भागेंगे। फिर क्या देख लीजिए 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। जब ये इंग्लैंड भाग गया 24 अप्रैल को छोड़कर, जब इंग्लैंड ये चला गया, फिर देखिए जब इंग्लैंड भाग गया, अगर किसी देश का राजा चला जाएगा तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको संभालने वाला कोई नहीं बचता। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो जब लुई फिलिप्स भाग गया तो जब जो किसी भी देश की नेशनल असेंबली होती है, तो यहाँ की जो क्या थी, नेशनल असेंबली जो यहाँ की नेशनल असेंबली थी, इसने जो इसकी बागडोर थी अपने हाथों में संभाल ली और फ्रांस को एक गणतंत्र मतलब फ्रांस को एक गणतंत्र देश की घोषणा करी, स्वतंत्र देश की घोषणा करती कि फ्रांस स्वतंत्र हो गया। तो 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्कों को, क्योंकि 18 वर्ष के थे तो वहां पे क्या किया, 21 वर्ष के सभी पुरुषों को, औरतों को नहीं, सिर्फ पुरुषों को मताधिकार की जो थी क्या आज्ञा देती कि 21 वर्ष के अधिक आयु वाले मताधिकार कर सकते हैं, अपना राजा चुन सकते हैं, अपना नेता स्वयं चुन सकते हैं। इसने क्या किया, इसकी कर दी। तो उसके बाद महिलाओं को नहीं दिया, महिलाओं के अधिकार नहीं हुआ। महिलाओं ने भी जो था, महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार जारी करने के लिए इनको खुद लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो जो फिर इसने एक और था क्या, रोजगार की गारंटी। अगर किसी भी देश में रोजगार की गारंटी नहीं होती तो लोग क्या बिना रोजगार बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे अपने देश में आजकल जो क्या भर्तियां कम आ रही हैं तो लोग ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं इसी कारण से। तो इसने क्या किया, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने की गारंटी ले ली कि हम इनको रोजगार दे देते हैं, इनकी हम रोजगार देने की गारंटी देते हैं। इसने गारंटी ले ली। अब भैया एक बात आई होगी कि जो भैया लुई चार्ल्स दशम थे, ये भी छोड़ के देश इंग्लैंड भाग गए। खबर जो ये थे लुई फिलिप, भैया ये भी इंग्लैंड भाग गए। अब ये सोचते हो कि जो जितने राजा हैं वो भैया कहीं इंग्लैंड भाग के जाते हैं, कोई और देश काहे नहीं जाते हैं। हाँ, काहे नहीं जाते, कोई सब इंग्लैंड में भाग रहे हैं। इनको इंग्लैंड में ऐसा क्या मिल जाता है जो इंग्लैंड में भाग जा रहे हैं। तो भैया एक कारण है, अभी भी कारण है प्रेजेंट टाइम में कि जो घूसखोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो ठग होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं। अपने देश में 80% जो घोटाले करते हैं ना, वो घोटाले करके भाग जाते हैं इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड आज भी इन लोगों के लिए ना सुरक्षित देश है। इन लोगों को वहाँ पर सुरक्षा मिल जाती है, चोरों को। इसीलिए भैया ये लुई फिलिप और चार्ल्स दशम क्या इंग्लैंड भाग के जाया करते थे। और फिर फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उनका अंत हो गया और फ्रांस में एक गणतंत्र देश की स्थापना हो गई, गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो गई। और जब फ्रांस के जो बगल के देश थे, इन्हीं की देखा देखी क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। इन्हीं की देखा देखी इन्होंने क्रांति कर दी। जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, इन सभी देशों ने
आंदोलन कर दिया। तो अब अब तो टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपको कल अगले वीडियो में जो हमारा चौथा पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। अब इसमें जो हेडिंग है हम आपको कल बता देंगे, हम आपको कौन कौन सी हेडिंग पढ़ाएंगे। जर्मनी, अब हम कल क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, जर्मनी और इटली का निर्माण, इटली का निर्माण, ठीक। जर्मनी और इटली का निर्माण पढ़ेंगे। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा कि हमें और भी वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो हम आपको और भी आगे प्रोवाइड कराएंगे। अगर वीडियो में मजा आए तो हाँ कह दीजिएगा, सब तो जाइएगा नहीं, कह दीजिए कि हमको आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो हम आपको और भी बढ़िया से बताएंगे। इतिहास तो वैसे भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास ना भी रटोगे, अगर आपको तिथियां याद है और हेडिंग याद है जैसे क्रांतियों का युग, तो आप बढ़िया से लिखोगे, पेपर में अच्छा अंक प्राप्त करोगे। तो फ्रेंड्स बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को देखते रहें रोज और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है कि आपका कमेंट आया है। जैसे किसी ने लिखा था हमारे कमेंट में कि बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लिखा था, हाँ ठीक है आपने अच्छा किया जो आपने बहुत अच्छा लिख दिया। अब हम आगे और मेहनत करेंगे कि और बहुत से बहुत अच्छा करें, आपको अच्छी वीडियो लगे। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।